दोस्तों पिछले वीडियो में अफगानिस्तान की 1919 से लेकर के 2020 तक की कहानी जानने के बाद आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 75,000 तालिबानी कैसे हरा दिए 3 लाख अफगानिस्तानी सैनिकों को। इन तालिबानियों को पैसे देता कौन है, इन तालिबानियों के पास लड़ने के लिए पैसे आते कहाँ से हैं। और दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट होगा कि तालिबानियों के आने के बाद अफगानिस्तान के अंदर जो भी रिफ्यूजी हैं वो रिफ्यूजी आखिर कहाँ जाएंगे, वे लोग आखिर कहाँ जाएंगे। और हमारा आखिरी पॉइंट होगा कि तालिबानियों के आने के बाद भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे होंगे। लेकिन दोस्तों मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो तालिबान वाला नहीं देखा है तो इसको देखने से पहले आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए ताकि आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नमस्कार दोस्तों, प्रियांशु नाम है मेरा और आप देख रहे हैं रॉ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का डिस्कशन बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। दोस्तों आज के समय में अफगानिस्तान के अंदर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लोग एयरपोर्ट पर बैठते हैं और आकाश में झांकते हैं, ताकते हैं और ये इंतजार करते हैं और ये सोचते हैं कि काश एक एरोप्लेन आए, एक प्लेन आए और मुझे यहाँ से उड़ा करके कहीं दूर लेकर चला जाए, बस अफगानिस्तान से लेकर चला जाए भाई साहब। लेकिन दोस्तों एक तरफ ये सोचने वाली बात जरूर है कि आखिर 75,000 तालिबानी कैसे हरा दिए 3 लाख अफगानिस्तानी सैनिकों को। दोस्तों इसके पीछे कई सारे कारण हैं जो कि हम लोग आगे इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण आता है लैक ऑफ लीडरशिप। अफगानिस्तान के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि हमारे राष्ट्रपति अशरफ गनी हमें बचाएंगे, हमारे राष्ट्रपति हमारे साथ ऐसा नहीं होने देंगे, हमारे राष्ट्रपति तालिबानियों को हमारे देश के ऊपर कब्जा नहीं करने देंगे। दोस्तों अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और उसमें वे लिखते हैं कि मैं खून खराबा नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं अफगानिस्तान छोड़कर, देश छोड़कर दूर जा रहा हूँ। भाई साहब एक बात बताइए, दुश्मन लगातार आपके ऊपर चढ़ाई करते जा रहा है, आपके सैनिकों की मोराल डाउन है और आप उसके लीडर होने के नाते ये कहते हैं कि मैं खून खराबा नहीं चाहता हूँ। मतलब भाई दुश्मन मार रहा है, हमको काट रहा है और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खून खराबा नहीं चाहता हूँ, मैं देश छोड़कर जा रहा हूँ। ये कोई सॉल्यूशन हुआ क्या? लेकिन दोस्तों इस सिक्के का दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी ये सोच रहे हो कि मैं अफगानिस्तान से दूर जाकर किसी और देश में रहकर अफगानिस्तान की मदद कर सकूं, दूसरे देशों से मदद कर सकूं और इन तालिबानियों को भगा सकूं। खैर ये तो समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों जिस आनन फानन में और जिस तरीके से राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भागे हैं उस तरीके से तो ये कतई नहीं लगता कि राष्ट्रपति अशरफ गनी मदद मांगने के लिए गए हैं दूसरे देश में। और दूसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है करप्शन। अफगानिस्तान की सरकार इतना करप्शन में इन्वॉल्व थी कि उसने अमेरिका के द्वारा दिए गए पैसों का सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया और अपने डिफेंस को मजबूत नहीं किया। और दोस्तों तीसरा रीजन ये हो सकता है कि जब अमेरिका अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को वापस बुला लिया तो अफगानिस्तान के सैनिकों के मोरल बिल्कुल भी डाउन हो गए। अफगानिस्तान के सैनिक ये सोचने लगे कि उनके पीछे का जो बैक सपोर्ट था वही खत्म हो गया, अब उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, वो किसके सहारे लड़ेंगे, जिसके कारण सैनिकों के मोरल पूरी तरह से डाउन हो गए। और दोस्तों तालिबानी ग्राउंड लेवल पे धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाते गए और मजबूत होते गए। वे काबुल पे कब्जा करने के पहले कई सारे छोटे शहरों को कब्जा किए जहां उनका पकड़ मजबूत था और वहां के लोगों को अपने साथ मिला लिया। और दोस्तों तालिबानी अफगानिस्तानी सैनिकों को चिट्ठी लिखते थे और ये बताते थे कि अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे परिवार को छोड़ देंगे और हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। और दोस्तों अंत में हर इंसान अपने परिवार की सुरक्षा सबसे पहले देखता है। और दोस्तों अफगानिस्तान की सरकार अपने ओवरऑल बजट का मात्र 2% खर्च करते थे डिफेंस के ऊपर। दोस्तों अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तालिबानी कितने अमीर थे, इन तालिबानियों के पास पैसा कहाँ से आता था, इन तालिबानियों को पैसा कौन देता था आखिर। 2016 में फोर्ब्स की लिस्ट की बात करें तो तालिबान 5वां सबसे अमीर आतंकी संगठन था पूरे विश्व का, जिसका नेटवर्थ था $400 मिलियन। और दोस्तों तालिबान के पास ये सारे पैसे आते थे ड्रग्स बेचने से और डोनेशंस के द्वारा। दोस्तों 2019-2020 में नाटो एक रिपोर्ट छापती है और अपने रिपोर्ट में नाटो ये बतलाती है कि 2017 में $400 मिलियन जो कि नेट वर्थ है तालिबानियों का, वो 2020 में बढ़ करके $1.6 बिलियन हो चुका है। मतलब महज 4 सालों में ही तालिबानियों की कमाई 400% बढ़ चुकी है। और दोस्तों उनके पास ये सारे पैसे आए माइनिंग से, ड्रग्स से, फॉरेन डोनेशन से, टैक्सेज से और एक्सपोर्ट्स और रियल एस्टेट से भी। दोस्तों अफगानिस्तान जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ओपियम का, हेरोइन, ड्रग्स का, और दोस्तों उसके ऊपर अफगानिस्तान की सरकार से ज़्यादा कंट्रोल तालिबानियों के थे। लेकिन अब तो पूरा का पूरा कंट्रोल ही तालिबानियों के पास चला गया। दोस्तों तालिबानी 10% टैक्स वसूलते थे उन फार्मर से जो कल्टिवेशन करते थे ओपियम का, और दोस्तों उन लेबोरेटरीज से भी टैक्स वसूलते थे तालिबानी जो कन्वर्ट करते थे ओपियम को हीरोइन में।
दोस्तों 1718 में तालिबानियों की सबसे ज़्यादा कमाई होती थी फॉरेन फंडिंग्स के द्वारा, लेकिन दोस्तों 2020 में अपने कमाई के पूरे हिस्से में मात्र 15% पैसा तालिबानियों के पास आता था फॉरेन फंडिंग के द्वारा। मतलब तालिबानी धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंट बनने लगे, आत्मनिर्भर बनने लगे। दोस्तों अपने वीडियो में आगे बढ़ते हुए अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि आखिर इतने सारे अफगानिस्तानी रिफ्यूजी गए कहाँ, ये अफगानी रिफ्यूजी आखिर जाएंगे कहाँ। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर रिफ्यूजी होते कौन है। दोस्तों रिफ्यूजी वे लोग होते हैं जिनको देश छोड़कर जाना पड़ता है, या किसी वार की वजह से, किसी युद्ध की वजह से, किसी वायलेंस की वजह से, या फिर फोर्सफुली उनको अपने देश छोड़कर जाना पड़ता है। और दोस्तों आज के समय में अफगानिस्तान के अंदर 2.8 मिलियन रिफ्यूजी है, मतलब 280 लाख लोग रिफ्यूजी हैं। दोस्तों ये लोग सबसे पहले जाना चाहेंगे अपने आस पड़ोस के देश, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान आता है। लेकिन दोस्तों दुनिया भर के कई सारे देश आगे बढ़े हैं और दुनिया भर के कई सारे देशों ने ये अनाउंस किया है, ये ऐलान किया है कि वो अपने देश में अफगानिस्तानी रिफ्यूजी को जगह देंगे। दोस्तों जिसमें सबसे पहले अफगानिस्तानी लोगों को संकट में छोड़कर जाने वाला यूएसए, उसने ये अनाउंस किया है कि वो अपने देश में 10,000 अफगानिस्तानी रिफ्यूजी को जगह देगा। और दोस्तों यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जैसे देशों ने भी अनाउंस किया है कि वो अपने देश में 20,000 अफगानिस्तानी रिफ्यूजी को जगह देंगे। और दोस्तों भारत भी आगे बढ़ते हुए ई वीज़ा का प्रबंध किया और उसने ये कहा है कि ई वीज़ा के जरिए अफगानिस्तान के रिफ्यूजी 6 महीने तक भारत में रह सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग अपने आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए ये बात करना चाहेंगे कि आखिर तालिबानियों के आने के बाद भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे होंगे। दोस्तों अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान एक साथ मिल जाएं तो एक संगठन बनेगा जिसको हम लोग जानेंगे टेररिस्तान के नाम से, मतलब आतंकवादिस्तान के नाम से। दोस्तों 1919 जिस समय तालिबान का कब्जा हुआ करता था अफगानिस्तान के ऊपर, उस समय पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारतीय एरोप्लेन को हाईजैक कराया था और अफगानिस्तान में कंधार लेकर के चले गए थे जहां पे तालिबानियों का राज था। और दोस्तों उस समय हमें मसूद अजहर समेत 4 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा अपने 150 नागरिकों की सुरक्षा के लिए। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें कि इंडिया अगस्त के महीने में प्रेसिडेंट बना हुआ है, इसके लिए काफी ट्रिकी सिचुएशन है। और दोस्तों इस समय भारत भी अफगानिस्तान के अंदर काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें सलमा डैम और न्यू पार्लियामेंट शामिल है। दोस्तों इन सारे इश्यूज पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल रॉ इंडिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।